हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 8 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग प्राकृतिक आपदाओं के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुजरात का कच्छ क्षेत्र भूकंप क्षति जोखिम के निम्नलिखित किस क्षेत्र में आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक जोखिम भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत उत्तर पूर्वी प्रांत दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र तथा अरेरिया, उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, कश्मीर घाटी शामिल है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार अधिक क्षति जोखिम वाले क्षेत्र में आते हैं। प्रसिद्ध भूज भूकंप जिसने गणतंत्र दिवस पर कई लोगों की जान ली थी 2001 में घटित हुआ था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया था, परंतु भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अद्यतन संस्करण के अनुसार भूकंप जोन 1 और 2 को 1 में समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार अब देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिमालयन प्रदेश डैश के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए और सी दोनों होगा, भूस्खलन क्षेत्र और बारंबार भूकंप क्षेत्र। हिमालयन प्रदेश भूस्खलन एवं बारंबार भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारे देश में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन हिमालय में प्रायः घटित होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला, हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय है। यह अधिकांशतः परतदार शैलों एवं असंगठित एवं अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ है। इसकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र है। भूकंप सुभेद्य क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी प्रांत दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र तथा अरेरिया, उत्तराखंड, पश्चिमी प्रदेश, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, कश्मीर घाटी और कच्छ शामिल है। ये अति अधिक जोखिम भूकंप क्षेत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भूज भूकंप जिसने गणतंत्र दिवस पर कई लोगों की जान ली थी डैश में घटित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2001 में। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक भूकंपीयता और मजबूत जमीनी गतियों के आधार पर भारत को डैश क्षति जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आपदा युग्म का जोड़ा सही सुमेलित है? पहला है, धीमी गति से शुरू होने वाली आपदा, समुद्र के स्तर में वृद्धि। दूसरा है, तीव्र गति से शुरू होने वाली आपदा, लावा प्रवाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा दोनों सही है।
धीमी गति से शुरू होने वाली आपदा समुद्र के स्तर में वृद्धि से है, जबकि तीव्र गति से शुरू होने वाली आपदा लावा प्रवाह से है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिणाम सघनता और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे स्थलाकृतियों और जीवों में। ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान इत्यादि। इसी प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित भी हो सकता है, जैसे आंधी, करकापात और टॉर्नेडो, और इतना व्यापक हो सकता है जैसे भूमंडलीय उष्णीकरण और ओजोन परत का ह्रास। अगला प्रश्न है, निकटवर्ती तट क्षेत्र में औसत समुद्र तल से सुनामी लहरों के जल की ऊंचाई कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुनामी रन अप। निकटवर्ती तट क्षेत्रों में औसत समुद्र तल से सुनामी लहरों के जल की ऊंचाई समुद्री रनअप कहलाती है। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अनेक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें सुनामी या भूकंपी समुद्री तरंगें कहा जाता है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज़्यादा प्रभावी होती हैं और व्यापक नुकसान पहुंचाती हैं। आगे के प्रश्न चक्रवात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अत्यंत बड़ी संख्या में आंधी के प्रकोप के लिए कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंधड़ महोर्मी। अत्यंत बड़ी संख्या में आंधी के प्रकोप के लिए कारण अंधड़ महोर्मी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त उष्मा है, अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर पर आवर की गति से टकराते हैं। इससे तूफानी क्षेत्रों में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है, जिसे तूफान महोर्मी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात के दौरान वायु के बल को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के छत उपयुक्त होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिरामिडीय छत। चक्रवात के दौरान वायु के बल को नियंत्रित करने के लिए पिरामिडीय छत उपयुक्त होते हैं। पिरामिडीय छत पिरामिडीय त्रिभुजों से निर्मित होते हैं। निर्माण में त्रिभुजों का सबसे मजबूत आकार माना जाता है। एक पिरामिड एक प्रकार की नितंब की छत होती है, जिसमें 4 त्रिभुज के आकार की भुजाएं होती हैं, जो सभी ढलान पर होती हैं। शेड की छत में एक ही ढलान होती है, जो डिज़ाइन के आधार पर खड़ीपन से भिन्न हो सकती है। गेबल छत, जो त्रिभुज के अंत के आकार के रूप में होता है, इसका त्रिभुज अंत साइडिंग या पत्थर से बना है। सपाट छत कई प्रकार की झुकी हुई छतों के विपरीत एक सपाट छत एवं समतल होती है। अगला प्रश्न है, भारत के चक्रवात इतिहास का सबसे शक्तिशाली चक्रवात, जिसे सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, किस राज्य में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा में। भारत के चक्रवात इतिहास का सबसे शक्तिशाली चक्रवात, जिसे सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, यह चक्रवात उड़ीसा राज्य में आया था। यह राज्य भारत में चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित राज्य की पहचान करें।
इसका सही आंसर है ऑप्शन है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा चक्रवात आपदा से सर्वाधिक प्रभावित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। अगला प्रश्न है, भारत में चक्रवाती तूफानों की बारंबारता निम्नलिखित किस महीनों में सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर। भारत में चक्रवाती तूफानों की बारंबारता अक्टूबर नवंबर महीनों में सर्वाधिक होती है। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है, अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। यहाँ ये चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदरवन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पवन जनित आपदा की श्रेणी में शामिल किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है चक्रवात। चक्रवात को पवन जनित आपदा की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त पवन जनित आपदा में लू, शीतलहर, बर्फानी तूफान आदि को शामिल किया जाता है। भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, हिमघाव, अवतलन, मृदा अपरदन आदि भौमिक आपदा की श्रेणी में शामिल है, जबकि महामारी, कीट ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि जैविक आपदा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से किसको वायुमंडलीय मूलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चक्रवात। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लू। ग्रीष्मकाल में भारत के उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती हैं, वह लू के नाम से जानी जाती है। आम्र वर्षा, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायक होती हैं। काल बैसाखी या नार्वेस्टर, असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी हैं। असम में इन तूफानों को बारदौली छीड़ा कहा जाता है। फूलों वाली बौछार, इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भूस्खलन तथा भूकंप दोनों से अधिक प्रभावित क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य भूस्खलन तथा भूकंप दोनों से अधिक प्रभावित क्षेत्र है। यह राज्य भूकंप के अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त यह राज्य अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्यता वाले क्षेत्र में शामिल है। अगला प्रश्न है, दो कॉलम नीचे दिए गए हैं, उनका सही मिलान करें। सूची 1 में आपदा और सूची 2 में सावधानी दी हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूकंप का
ऊंचे ढांचों के नीचे आश्रय की मनाही है। बाढ़ का बिजली के खंभों एवं तारों से अलग रहना। सूखा का पानी की बर्बादी को रोकना। और चक्रवात का किसी भी उद्देश्य के लिए आग का प्रयोग की मनाही। अगला प्रश्न है, पार हिमालय क्षेत्र के लद्दाख एवं स्पीति भूस्खलन सुभेद्यता के निम्नलिखित किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्यम एवं कम सुभेद्यता क्षेत्र। पार हिमालय के कम वृष्टि क्षेत्र लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी व पूर्वी घाट के व दक्कन पठार की वृष्टि छाया वाले ऐसे क्षेत्र हैं जहां कभी कभी भूस्खलन होता है। यह मध्यम एवं कम सुभेद्यता वाले क्षेत्र के भूस्खलन है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानों और भूमि धंसने से भूस्खलन होता है। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी मानवकृत कारकों में भूमि उपयोग प्रतिरूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूस्खलन के लिए उत्तरदायी मानवकृत कारक की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमि उपयोग प्रतिरूप। अगला प्रश्न है, भूस्खलन के संदर्भ में पश्चिमी घाट के उच्च वर्षा तथा तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों को डैश वर्ग में रखा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्यम सुभेद्यता क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संचयी वायुमंडलीय आपदा है? पहला है बाढ़, दूसरा है सूखा, तीसरा है टॉर्नेडो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा, बाढ़ और सूखा। बाढ़ और सूखा को संचयी वायुमंडलीय आपदा माना जाता है। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती और कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतु में ही आती है। बाढ़ आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में तूफानी मौसमी, लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, जमीन की अंतः स्पंदन दर में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी तथा अन्य तत्व जैसे वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौम जल, मृदा में नमी, जल भंडार व भरण, कृषि पद्धतियां और पारिस्थितिकी शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक या प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामूहिक विनाश के हथियार। सामूहिक विनाश के हथियार जैविक या प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। यह एक प्रकार का मानव द्वारा निर्मित आपदा के अंतर्गत आता है। आग को भी मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, हिमघाव, सुनामी, पाला, लू, शीतलहर, बर्फानी तूफान आदि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है तथा पौधे व जानवर उपनिवेशक के रूप में कीट ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि जैविक आपदा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संचयी वायुमंडलीय आपदा की श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, गर्म तरंगे। गर्म तरंगे संचयी वायुमंडलीय आपदा की श्रेणी में आता है। वायुमंडलीय आपदा के अंतर्गत बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित टॉर्नेडो, सूखा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, करकापात, पाला, लू, शीतलहर को शामिल किया जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमगाव, अवतलन तथा मृदा अपरदन को भौमिक आपदा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी गैस के रिसाव से हुई थी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से हुई थी। यह एक रासायनिक आपदा का उदाहरण है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियां आदि से पीड़ित हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी डैश का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रासायनिक आपदा। अगला प्रश्न है, क्या उच्च विकसित होती हुई प्रौद्योगिकी के द्वारा प्राकृतिक आपदा से मानव क्षति को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नहीं। मानव क्षति को आंशिक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। उच्च विकसित होती हुई प्रौद्योगिकी के द्वारा प्राकृतिक आपदा से मानव क्षति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसमें मानव क्षति को आंशिक रूप से नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिमाण आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में से किसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2005 में। वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति हो और जिसकी प्रकृति या परिणाम प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। अगला प्रश्न है, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के आपदा के बाद के चरण में 3R चरण शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिलीफ, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन। आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के चरण में 3R रिलीफ, रिकवरी तथा रिहेबिलिटेशन शामिल है, जिसके अंतर्गत आपदा से पहले योजना बनाना, तैयारियां रखना और बचाव का उपाय करना, आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य तथा आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, आपदा उपरांत राहतकर्ता द्वारा किए जाने वाला प्रथम कार्य होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षेत्र का आकलन करना। आपदा उपरांत राहतकर्ता या बचावकर्ता का पहला काम आपदाग्रस्त क्षेत्र का आकलन करना है ताकि तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू हो सके और जिससे जन धन की क्षति को न्यूनीकृत किया जा सके। तदुपरांत निकटवर्ती क्षेत्रों में कैंप स्थापित कर तथा नोडल मंत्रालय को सूचित कर एवं काम की दशाओं का परीक्षण करना चाहिए जिससे बचाव कार्य प्रभावी ढंग से हो सके। अगला प्रश्न है, जब आपदा घटित होती है तो निम्नलिखित में से सबसे पहले कदम उठाने वाला कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानीय प्रशासन। किसी भी आपदा के समय आपदा से प्रभावित लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए सबसे पहले वहां का स्थानीय प्रशासन सक्रिय भूमिका निभाता है। आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः हो जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, विपत्ति प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान किसके अधीन है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गृह मामलों का मंत्रालय। विपत्ति प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान गृह मामलों के मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान देश में आपदा प्रबंधन के अध्ययन के लिए शीर्ष निकाय है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खोज एवं बचाव दल के मुख्य उद्देश्यों को ज्ञात कीजिए। पहला है मलबे में फंसे जीवित लोगों को बचाना। दूसरा है फंसे हुए जीवित व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार करना। तीसरा है मृतकों के शवों की सुपुर्दगी, बरामदी एवं निपटान का काम करना। चौथा है जानकारी के सभी स्रोतों को सुनना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। खोज एवं बचाव दल द्वारा मलबे में फंसे जीवित लोगों को बचाना तथा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, फंसे हुए जीवित व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार प्रदान करना तथा मृतकों के शवों की सुपुर्दगी, बरामदी एवं निपटान का काम करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। जबकि जानकारी के सभी स्रोतों को सुनना खोज एवं बचाव दल का मुख्य उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के लिए एक प्ररूपी समुदाय आकस्मिकता योजना में निम्नलिखित में से कौन से चरण शामिल हैं? पहला है प्रारंभिक जागरूकता और घनिष्ठता निर्माण। दूसरा है समुदाय की रूपरेखा को रेखांकित करना। तीसरा है कार्य बलों का क्षमता निर्माण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। सामुदायिक आकस्मिक योजना में समय से पहले यह तय करना शामिल है कि आपदा तैयारियों और उनके परिणामों को कम करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों के संदर्भ में आपदाओं से क्या किया जाए और कैसे निपटा जाए। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। प्रारंभिक जागरूकता और घनिष्ठता निर्माण, समुदाय की रूपरेखा को रेखांकित करना और कार्यबलों की क्षमता निर्माण करना। अगला प्रश्न है, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के पूर्व आपदा चरण को पीएमपी चरण के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से चरणों का कौन सा संयोजन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन और प्रिवेशन। आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के पूर्व आपदा चरण को पीएमपी चरण के रूप में जाना जाता है। मोटे तौर पर आपदा प्रबंधन चक्र में 6 चरण अर्थात रोकथाम, शमन, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण होते हैं। पीएमपी का अर्थ है तैयारी, न्यूनीकरण और रोकथाम। अगला प्रश्न है, भारत में डैश को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के केंद्र में गृह मंत्रालय ही बुनियादी मंत्रालय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूखा। भारत में सूखा को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के केंद्र में गृह मंत्रालय ही बुनियादी मंत्रालय है, जबकि सूखा के प्रबंधन के लिए कृषि एवं कल्याण मंत्रालय बुनियादी मंत्रालय है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सूखा तब होता है जब औसत वार्षिक वर्षा सामान्य वर्षा से 75% कम होती है। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। अगला प्रश्न है, केंद्र में कौन सा केंद्रित मंत्रालय ऐसा है जो कि निम्नलिखित में से भारत में आपदा प्रबंधन की गतिविधियों का समन्वय करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, सूखा को छोड़कर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में आपदा प्रबंधन कार्य का समन्वय निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा एक नोडल मंत्रालय करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, बाढ़ से बचाव के उपाय के रूप में भवन का निर्माण समुद्र तट से न्यूनतम डैश दूर होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 250 मीटर।
बाढ़ के बचाव के उपाय के रूप में भवन का निर्माण समुद्र तट से न्यूनतम 250 मीटर दूर होना चाहिए। बाढ़ मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में नदी द्वारा लाया जाता है। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई। बाढ़ से बचाव के प्रमुख उपाय हैं: बाढ़ की बारंबारता में कमी करना, बाढ़ समंजन, ढलानों में परिवर्तन करना, जल अपवाह के वेग को कम करना, बांध बनाना, बाढ़ के जल को दूसरे मार्ग पर ले जाना, सागरीय तटों को सुदृढ़ बनाना, भूमिगत जल के उपयोग में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दशकों में से कौन सा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1990 से 2000। 1990 से 2000 को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की एक बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 को याकोहामा नगर में हुई। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई है तथा समाज सामान्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुसंवेद्य हो गया। इस बैठक में एक दशक तथा उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति याकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चट्टान या सैल एवं मृदा से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।